राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस अध्याय में हम एक सरल अर्थव्यवस्था की मूल कार्य पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के खंड 2.1 में हमने कुछ प्रारंभिक विचारों का उल्लेख किया है जिसके साथ हम कार्य करेंगे। अध्याय के खंड 2.2 में हमने वर्तुल पथ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों से गुजरने वाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्त आय का हम कैसे आकलन कर सकते हैं इसका वर्णन किया है। इसी खंड में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों का भी उल्लेख है, नामत उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। अंतिम खंड 2.3 में राष्ट्रीय आय की विविध उपकोटियों का वर्णन है। इसमें विभिन्न कीमत सूचकांकों जैसे सकल घरेलू उत्पाद और स्फीति उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांकों की परिभाषा दी गई है और किसी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को लेने में जो समस्या आती है उन पर चर्चा की गई है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रियों में अग्रणीय एडम स्मिथ ने पहली अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति को एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्लाउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन का नाम दिया। किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनते हैं, ये अर्थशास्त्री के कुछ केंद्रीय प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन अथवा अधिक उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्राकृतिक से प्राप्त हुई है वे देश प्राकृतिक रूप से सबसे धनी है। वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश हैं, जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। एक समय था जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन तब भी उत्पादन प्रक्रम के द्वारा संसाधन का रूपांतरण होता था। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के कारण उनके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो तथा उसे प्रक्रम से कैसे आय और संपत्ति का सृजन किया जाए। आइए अब उत्पादन के इस प्रवाह पर विचार कीजिए। उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचों के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति लाखों छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से होता है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित करने वाले बड़े बड़े निगमों से लेकर एकल उद्यमी व्यवसाय शामिल हैं। लेकिन उत्पादन के बाद इन वस्तुओं का क्या होता है। हर वस्तुओं के उत्पादकों को अपनी निर्गत को बेचने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए पिन अथवा बटन जैसे लघुत्तम मदों से लेकर वायुयान, ऑटोमोबाइल्स, बड़ी मशीनरी अथवा कोई विक्रय योग्य जैसे सेवा, डॉक्टर, वकील अथवा वित्तीय सलाहकार की सेवा तक सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम उनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से अथवा अग्रिमीय उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है। जब किसी इसका प्रयोग अग्रिमीय उत्पादन के लिए किया जाता है तब अक्सर यह विशेष वस्तु अपनी विशेषता खो देती है तथा उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरे वस्तु के रूप में रूपांतरित हो जाती है। कपास उत्पादन किसान धागा तैयार करने वाली मिल को कपास बेचते हैं जहां कपास से धागे तैयार किए जाते हैं। इन धागों को कपड़ा मिल को विक्रय किया जाता है जहां उत्पादन प्रक्रम के द्वारा इसका रूपांतरण कपड़े में होता है तथा इस कपड़े को अन्य उत्पादन प्रक्रम के द्वारा पहनने योग्य बना कपड़े में रूपांतरित किया जाता है। अब यह कपड़ा उपभोक्ताओं को अंतिम उपयोग हेतु विक्रय के लिए तैयार होते हैं। अतः वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा होता है अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादित प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है अथवा जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं।
इसे हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार इनका विक्रय होने के बाद यह सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बराबर हो जाता है। जब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यद्यपि अंतिम क्रेता के द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। वस्तुतः कई अंतिम वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग के दौरान रूपांतरित होता है। अतः चाय पत्ती का उपभोग हम उसी रूप में नहीं करते जैसे कि हम खरीदते हैं, बल्कि इसका उपयोग पेय चाय के रूप में होता है जिसका उपभोग किया जाता है। इस तरह हमारे रसोई घर में प्रायः भोजन पकाने के प्रक्रम के माध्यम से कच्चे खाद्य पदार्थ को खाने योग्य बनाया जाता है, किंतु घर में भोजन पकाने का कार्य आर्थिक कार्यकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। यद्यपि उत्पादन के रूप में इसमें परिवर्तन होता है। घर में बनाया गया भोजन बाजार में विक्रय हेतु नहीं जाता है। यद्यपि यदि इसी प्रकार के भोजन बनाने या चाय बनाने का काम किसी जलपान गृह में किया जाए, जहाँ की इन पकाए गए पदार्थों का विक्रय उपभोक्ताओं को किया जाता है, तब वही मदे जैसे कि चाय पत्ती अंतिम वस्तु कहलाएगी तथा आगतों के रूप में गिनी जाएगी, जिससे कि आर्थिक मूल्य वर्धन होता है। अतः कोई वस्तु अपनी प्राकृतिक के कारण नहीं, बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रकृति के दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है। अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है: उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी सेवाओं का उपभोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा उनको क्रय किया जाता है। इन्हें उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इसमें सेवाएं भी सम्मिलित हैं, किंतु सुविधा की दृष्टि से हम उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद कुछ अन्य प्रकार की भी वस्तुएं होती हैं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और उत्पादन प्रक्रम में उनका प्रयोग होता है। ऐसी वस्तुओं में औजार, उपकरण और मशीन आते हैं। यद्यपि अन्य साध्य वस्तुओं का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उत्पादन प्रक्रम में इनके खुद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अंतिम वस्तुएं भी हैं, किंतु यहाँ अंतिम रूप से उपयोग की जाने वाली अंतिम वस्तु नहीं है। ऊपर हमने जिस अंतिम वस्तु की चर्चा की है, उनमें वस्तु ये किसी भी उत्पादन प्रक्रम का निर्णायक आधार होती हैं, जिससे उत्पादन में मदद मिलती है और उत्पादन संभव हो पाता है। इन वस्तुओं से पूंजी के एक भाग का निर्माण होता है, जो कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें एक उत्पादन उद्यमी ने निवेश किया है तथा वे उत्पादन प्रक्रम में उत्पादन चक्र को जारी रखने हेतु इसे सक्षम बनाता है। ये पूंजीगत वस्तुएं हैं तथा इनमें क्रमशः टूट फूट होती रहती है। अतः समय समय पर इसमें मरम्मत की जाती है अथवा कालांतर में बदल दी जाती है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा धारित पूंजी के स्टॉक को बचाया जाता है, उसे कायम रखा जाता है और आंशिक या पूर्ण रूप से पुनः नया किया जाता है, और यही इसका महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका अनुकरण किया जाएगा। यहाँ यह याद रहे कि कुछ वस्तुएं जैसे टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल, घरेलू कंप्यूटर यद्यपि अंतिम उपभोग की वस्तुएं हैं, फिर भी उनमें एक समान विशेषता होती है जो पूंजीगत वस्तुएं जैसी होती हैं। ये वस्तुएं टिकाऊ भी होती हैं, अर्थात ये तुरंत अथवा अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होती है। इनका जीवन काल आहार और वस्त्र जैसी वस्तुओं की अपेक्षा लंबा होता है। उपयोग होने पर इनमें भी टूट फूट होती है और मरम्मत अथवा पुर्जे के बदलने अर्थात मशीन की तरह इनकी भी सुरक्षा, रख रखाव और पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इन वस्तुओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। अतः किसी अर्थव्यवस्था में एक दी हुई काल अवधि में उत्पादित सारी अंतिम वस्तुएं या सेवाओं पर यदि हम विचार करें तो वे या तो उपभोग की वस्तुएं टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ के रूप में होती हैं या पूंजीगत वस्तुएं के रूप में। अंतिम वस्तुओं में आर्थिक प्रक्रम के अंतर्गत पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त नहीं होती हैं। ये पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं है। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग में मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल तथा अथवा आगत के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये अंतिम वस्तुएं नहीं है। अब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समान प्रवाह के संदर्भ में विभक्त जानकारी के लिए हमें
अर्थव्यवस्था में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के समान स्तर के परिमाणात्मक माप की आवश्यकता होती है। हालांकि परिमाणात्मक आकलन को प्राप्त करने के लिए क्रम में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की माप के लिए यह स्पष्ट है कि हमें समान मापदंड की आवश्यकता होती है। कपड़े की माप के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है उसे हम टनों में चावल को नहीं माप सकते और न ही ऑटोमोबाइल अथवा मशीन की गिनती कर सकते हैं। इसीलिए एक सामान्य माप के पैमाने के लिए मुद्रा का प्रयोग होता है। चूंकि इनमें से प्रत्येक वस्तु का उत्पादन विक्रय के उद्देश्य से किया जाता है, इसीलिए इन विभिन्न वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग से अंतिम निर्गत की मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन हम केवल अंतिम वस्तु का मूल्यांकन क्यों करते हैं? निश्चित रूप से मध्यवर्ती वस्तुएं किसी उत्पादन प्रक्रम की महत्वपूर्ण आगत हैं और इन वस्तुओं के उत्पादन में मानव शक्ति और पूंजी स्टॉक का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल होता है। चूंकि हम निर्गत के मूल्यों का उपयोग करते हैं, इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है। अलग से उनकी गणना करने पर दोबारा गणना करने से बचा जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं पर विचार करने से कुल आर्थिक कार्यकलाप का पूरा विवरण प्राप्त हो सकता है। फिर भी उनकी गणना से हमारे आर्थिक कार्यकलाप का अंतिम मूल्य अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। इस स्तर पर स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना का परिचय प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी का औसत वेतन 10,000 रुपये है अथवा इस्पात उद्योग का निर्गत इतने टन अथवा इतने मूल्य रुपए में है, लेकिन यह कथन अधूरा है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि जिस आय की बात कही गई है वह वार्षिक है अथवा मासिक या दैनिक, और इससे अवश्य ही एक बड़ी भिन्नता उत्पन्न होती है। कभी कभी जब संदर्भ परिचित हो तो हम कल्पना करते हैं कि काल अवधि ज्ञात है, इसीलिए इसका उल्लेख नहीं करते हैं, किंतु ऐसे सारे कथनों में अंतर्निहित एक निश्चित समय अवधि होती है, अन्यथा ऐसे कथन अंतरहीन हैं। अतः आय अथवा निर्गत अथवा लाभ ऐसी संकल्पना है जिससे तभी अर्थ निकलता है जब अवधि निर्धारित हो। इनको प्रवाह कहते हैं क्योंकि ये एक समय अवधि के लिए होते हैं। अतः हमें इनके परिमाणात्मक माप प्राप्त करने के लिए एक समय अवधि अंकित करनी पड़ती है। चूंकि किसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेखांकन कार्य वार्षिक होते हैं, इसीलिए इनमें से अधिकांश को वार्षिक रूप से ही अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे वार्षिक लाभ अथवा उत्पादन प्रवाह को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। इसके विपरीत अंकित समय अवधि में एक बार उत्पादित पूंजीगत वस्तु अथवा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में न तो टूट फूट होती है और न ही उनका उपभोग होता है। वास्तव में पूंजीगत वस्तुएं हमें उत्पादन के विभिन्न चक्रों में सेवाएं प्रदान करती हैं। फैक्ट्री के भवन और मशीन विशिष्ट समय अवधि से असंबद्ध होते हैं। अगर किसी नई मशीन को शामिल किया जाता है तब उसमें सम्मिलित अथवा कमी हो सकती है अथवा मशीन अनुपयोगी होती है तथा उसे बदला नहीं जाता है। इसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है, किंतु हम एक निर्धारित समय अवधि में स्टॉक में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे इस वर्ष कितनी नई मशीनें शामिल की गई हैं, तो स्टॉक में इस प्रकार के परिवर्तन प्रवाह है जिनका मूल्यांकन एक निर्दिष्ट समय अवधि में किया जा सकता है। कोई खास मशीन अनेक वर्षों तक यदि टूट फूट न हो पूंजी स्टॉक का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह मशीन पूंजी स्टॉक में शामिल नहीं नई मशीन के प्रवाह का केवल एक वर्ष के लिए हिस्सा हो सकती है। स्टॉक परिवर्तनों और प्रवाह परिवर्तनों के बीच अंतर को समझने के लिए मान लीजिए कि एक नल से किसी हौज को भरा जा रहा है। नल से प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरा जा रहा है वह प्रवाह है, लेकिन जितना पानी टैंक में किसी समय विशेष में उपलब्ध होता है वह स्टॉक संकल्पना है। हम अंतिम निर्गत के माप की चर्चा करते हैं। हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था एक में सकल निवेश की रचना होती है। इनमें मशीनें, औजार और एक अर्थशास्त्रियों के निवेश को इस तरह से परिभाषित किया है, इसे निवेश के समान अभिप्राय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए जिससे मुद्रा के द्वारा भौतिक अथवा
तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद को प्रयोग में लाया जाता है। ये तवे निवेश शब्द का प्रयोग शेयरों अथवा परिसंपत्तियों की खरीद अथवा यहाँ तक बिना नीति के संबंध में भी, जैसा कि अर्थशास्त्रियों निवेश को परिभाषित करते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। हमारे लिए निवेश सदैव पूंजी निर्माण, पूंजीगत स्टॉक में सकल अथवा निवल सम्मिलन, उपकरण, भवन, कार्यालय का स्थान, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क, सेतु, हवाई अड्डा या घाट आदि हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में उत्पादित सारी पूंजीगत वस्तुओं से पूर्व से विद्यमान पूर्व पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती। पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान निर्गत का एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश में रख रखाव और प्रतिस्थापन में चल जाता है। यही कारण है कि पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट होती है और इसके रख रखाव एवं प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इस वर्ष उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के प्रतिस्थापन में चला जाता है और इससे पूंजीगत वस्तुओं के पहले से विद्यमान स्टॉक में कोई अभिवृद्धि नहीं होती है और इसके मूल्य को निवल निवेश के माप को प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से घटाने की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्यों से किए गए लोप को मूल्यह्रास कहते हैं। अतः अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं में नए योग का माप निवल निवेश अथवा नई पूंजी रचना के द्वारा होता है, जिसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। इस संकल्पना की जिसे मूल्य ह्रास कहते हैं, इसकी थोड़ी विस्तार में जांच कीजिए। मान लीजिए कोई फर्म नई मशीनों में निवेश करती है। यह मशीन अगले 20 वर्ष तक कार्य कर सकती है, जिसके बाद इसकी मरम्मत अथवा इसे बदलने की जरूरत हो सकती है, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि प्रत्येक वर्ष के उत्पादन प्रक्रम में मशीन का धीरे धीरे घिसावट हो रहा हो तो मानो प्रत्येक वर्ष इसके वास्तविक मूल्य में 20वें भाग के बराबर मूल्य ह्रास होता है। अतः 20 वर्ष के बाद प्रतिस्थापन के लिए थोक निवेश पर विचार करने के बदले हम प्रति वर्ष वार्षिक मूल्य के ह्रास लागत पर विचार कर सकते हैं। एक सामान्य समझ जिसमें मूल्यह्रास शब्द का प्रयोग तथा उसकी संकल्पना को लिया गया है वह है किसी विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं का प्रत्याशित जीवन काल, जैसे मशीन के संदर्भ में दिया गया 20 वर्षों का उदाहरण है। अतः मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तुओं की टूटी फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। दूसरे शब्दों में यह वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से लागत में भाग देने पर प्राप्त होता है। 3 ध्यातव्य है कि मूल्यह्रास एक लेखांकन संकल्पना है। कोई वास्तविक व्यय वास्तव में प्रत्येक वर्ष नहीं होता, किंतु मूल्य का लेखांकन हर वर्ष होता है। किसी अर्थव्यवस्था में हजारों उद्यम हैं जिनके पास उपकरणों के अलग अलग जीवन काल होते हैं। किसी वर्ष विशेष में कुछ उद्यम वास्तव में बड़ी मात्रा में प्रतिस्थापन व्यय करते हैं। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिस्थापन व्यय का स्थिर प्रवाह होगा जो उस अर्थव्यवस्था में होने वाले वार्षिक मूल्यह्रास की मात्रा के लेखांकन से थोड़ा बहुत संगत होगा। अब यदि हम किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल अंतिम निर्गत पर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के निर्गत होते हैं। उपभोक्ता दूसरा मूल्यह्रास अप्रत्याशित अथवा अचानक हुए विनाश या पूंजी का दुरुपयोग, जो कि दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या फिर इस तरह की अन्य बाह्य परिस्थितियों के कारण होता है, नहीं कहा जाता है। तीसरा, इसके बजाय यहाँ हम परिसंपत्तियों के मूल्यों के आधार पर एक सरल पूर्व धारणा का निर्णय कर सकते हैं कि मूल्यह्रास की दर स्थिर है। वास्तविक कार्य व्यवहार में मूल्यह्रास का परिकलन करने के लिए अन्य तरीके हो सकते हैं। वस्तुओं से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आबादी के उपभोग का संवर्धन होता है। अंतिम वस्तुओं का दूसरा हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनका क्रय व्यापारी या उद्यमी करते हैं। वे इसका उपयोग या तो उद्योग रख रखाव के लिए या पूंजी स्टॉक में हुए टूट फूट के लिए या अपनी पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि के लिए करते हैं। एक विशिष्ट समय अवधि जैसे किसी एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं का कुल उत्पादन चाहे तो उपभोग के रूप में होगा या निवेश के रूप में। इसका तात्पर्य है कि यहाँ उपभोग और निवेश के बीच में अदला बदली होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन
अधिक होगा तो पूंजीगत वस्तुओं का कम अथवा इसके विपरीत उत्पादन हो सकता है। ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि पूंजीगत वस्तुएं जितनी परिष्कृत होगी, वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिक की क्षमता बढ़ेगी। परंपरागत बुनकर को एक साड़ी बनाने में महीनों लगेगा, लेकिन आधुनिक मशीन के द्वारा एक दिन में हजारों साड़ियां तैयार की जाती हैं। पिरामिड अथवा ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक को बनाने में दशकों लगे, लेकिन आधुनिक निर्माण मशीनरी से कुछ ही वर्षों में गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सकती हैं। पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन करने वाले नए प्रकारों के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी। क्या यहाँ हम स्वयं परस्पर विरोधी विचार धारणा नहीं कर रहे हैं? पीछे हमने देखा कि एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं का कुल निर्गत का एक छोटा हिस्सा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध होता है, जब उत्पादन का अधिकांश हिस्सा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में व्यय किया जाता है। और अब हम यह कह सकते हैं कि अधिकांशतः पूंजीगत वस्तुओं का तात्पर्य अधिक उपभोग वस्तुएं हैं। यद्यपि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ समय का क्या महत्व है? अर्थव्यवस्था के किसी खास अवधि में दिए गए कुल उत्पाद स्तर पर यह सत्य है कि अधिक पूंजीगत वस्तुएं कम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेगी, लेकिन अधिक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का तात्पर्य है कि भविष्य में श्रमिकों के पास कार्य करने के लिए अधिक पूंजीगत औजार होंगे। हमने देखा कि यह एक उच्च क्षमता वाले अर्थव्यवस्था में समान संख्या में श्रमिक उत्पादन करते हैं। यहाँ कुल निर्गत अधिक होती है जब हम इसकी तुलना कम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से करते हैं। यदि कुल निर्गत अधिक है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाएगी। इस प्रकार आर्थिक चक्र मात्र अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करती, बल्कि इसमें विस्तार भी करती है। यह संभव है कि चर्चा में दूसरे वार्तुल प्रवाह को भी हम ले सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता आय से आती है। आय की प्राप्ति कोई व्यक्ति श्रमिक, मजदूर अथवा उद्यमी लाभ अथवा भूस्वामी लगान अथवा पूंजीधारी ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। संक्षिप्त में उत्पादन के कारकों के स्वामी के रूप में लोग जो आय प्राप्त करते हैं उनका उपयोग वे वस्तु और सेवाओं की अपनी मांग की पूर्ति के लिए करते हैं। यहाँ हम एक वार्तुले प्रवाह को देख सकते हैं जो बाजार के माध्यम से सुगम बनता है। उत्पादन प्रक्रम के संचालन के लिए उत्पादन के कारकों की मांग जो फार्म करती है उससे लोगों के अदायगी का सृजन होता है। फलतः वस्तुओं और सेवाओं की लोगों की मांग से फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है और इससे उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री होती है। अतः समाज का उपभोग का कार्य और उत्पादन जटिलता पूर्वक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वास्तव में यहाँ एक प्रकार का वार्तुल्य कार्य उत्पाद होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रम से उनके लिए कारक अदायगी का सृजन होता है जो उसमें संलग्न होते हैं और उत्पादन के निर्गत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है। इस प्रकार सृजित आय से अंतिम उपभोग की वस्तुओं को खरीदने की शक्ति की रचना होती है और इस प्रकार व्यवसायी के द्वारा उनकी बिक्री भी संभव होती है जो उनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादन प्रक्रम में निर्मित पूंजीगत वस्तुओं भी उत्पादक की आय, मजदूरी, लाभ इत्यादि का अर्जन करने योग्य बनती हैं। पूंजीगत वस्तुओं से किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक में या तो योग होता है अथवा स्टॉक कायम रहता है और इससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। आय का वार्तुल्य प्रवाह और राष्ट्रीय आय गणना की विधि पूर्व खंड में अर्थव्यवस्था के संबंध में जो वर्णन किया गया उसमें हम कुल मिलाकर यह जानने में सक्षम हो गए हैं कि कोई सरल अर्थव्यवस्था सरकार, बाह्य सरकार अथवा किसी बचत के बिना किसी प्रकार कार्य करती है। फर्म परिवारों को उसके उत्पादक कार्यकलाप जिसका वह निष्पादन करता है के लिए भुगतान करती है। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान 4 प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। क मानवीय श्रम का योगदान जिसका
श्रमिक मजदूर कहलाता है। ख पूंजी का योगदान जिसका पारिश्रमिक ब्याज है। ग उद्यमी वृत्ति का योगदान जिसका पारिश्रमिक लाभ है। घ स्थिर प्राकृतिक संसाधन जिसे भूमि कहा जाता है का योगदान जिनका पारिश्रमिक लगान है। इस सरलीकृत अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक तरीका है जिसमें परिवार अपनी आय का निपटान कर सकते हैं, नामतः वो अपनी समस्त आय को घरेलू फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर सकते हैं। इनकी आय के निपटान के अन्य मार्ग बंद रहते हैं। परिवार बचत नहीं करते और वह न ही सरकार को कोई कर अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सरकार नहीं है, और न ही वस्तुओं का आयात करते हैं, क्योंकि इस सरलीकृत अर्थव्यवस्था में कोई बाह्य व्यापार नहीं होता। दूसरे शब्दों में उत्पादन के कारक अपने पारिश्रमिक का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर करता है जो उत्पादन में सहायक होते हैं। अर्थव्यवस्था के परिवार का समस्त उपभोग फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर हुए समस्त व्यय के बराबर होता है। अतः विक्रय प्राप्ति के रूप में अर्थव्यवस्था की समस्त आय उत्पादों के पास पुनः वापस आ जाती है। इस व्यवस्था में किसी प्रकार का लीकेज नहीं होता है, अर्थात फर्म द्वारा कारक अदायगी उत्पादन के चारों कारकों द्वारा अर्जित कुल पारिश्रमिक का कुल योग के रूप में वितरित राशियों का कुल योग और उनके द्वारा विक्रय संप्राप्ति के रूप में प्राप्त समस्त उपभोग मूल्यों में कोई अंतर नहीं होता है। अगली भी अवधि में फर्म वस्तुओं और सेवाओं का पुनः उत्पादन करती है तथा उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिकों प्रदान करती है। इन पारिश्रमिकों का उपयोग पुनः वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए होता है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की समस्त आय हर वर्ष दो क्षेत्रकों फर्म और परिवार के बीच वार्तुल पथ पर प्रवाहमान रहेगी। इसे निम्नांकित रेखाचित्र 2.1 प्रदर्शित किया गया है। जब आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो वह यह समस्त व्यय के रूप में फर्म को प्राप्त होती है। चूंकि व्यय का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर होना चाहिए, इसीलिए हम समस्त आय की माप फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों की गणना करके करते हैं। जब फर्म द्वारा प्राप्त समस्त संप्राप्ति का भुगतान उत्पादन के कारकों को किया जाता है तो यह समस्त आय का रूप ले लेती है। रेखाचित्र 2.1 रेखाचित्र 2.1 सरल अर्थव्यवस्था में आय का वार्तुल्य प्रवाह फर्म ए से व्यय करके परिवार पे जाता है, फर्म से वस्तु और सेवाएं से बी पर, और फर्म से कारक अदायगी परिवार पे जाता है, कारक सेवाएं द्वारा। रेखाचित्र 2.1 में सबसे ऊपरी तीर जो परिवार को फर्म से जोड़ती है फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर परिवार के व्यय को प्रदर्शित करता है। दूसरे तीर जो फर्म को परिवार से जोड़ता है ऊपर के तीर का प्रतिरूप है। यह फर्म से परिवार की तरफ प्रवाहमान वस्तुओं और सेवाओं को बदल लाता है। दूसरे शब्दों में यह प्रवाहमान है जो कि परिवार व्यय करके फर्म से प्राप्त करते हैं। संक्षिप्त में ऊपर के दो तीर वस्तुओं और सेवाओं को बाजार को प्रदर्शित करते हैं। ऊपर का तीर वस्तु और सेवाओं की अदायगी के प्रवाह को, नीचे का तीर वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार रेखाचित्र के निचले भाग के दो तीर उत्पादन बाजार के कारकों को प्रदर्शित करता है। सबसे नीचे का तीर जो परिवार को फर्म से जोड़ता है परिवार द्वारा फर्म को प्रदान की गई सेवाओं को संकेतित करता है। इन सेवाओं का उपयोग करके फर्म निर्गत का निर्माण करती है। इसके ऊपर का तीर जो फर्म को परिवार से जोड़ता है फर्म द्वारा परिवार को उनकी सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को प्रदर्शित करता है। चूंकि वस्तु और सेवाओं के समस्त मूल्यों को प्रदर्शित करते हुए मुद्रा का एक ही परिमाण वार्तुल्य पथ पर गमन करता है, यदि हम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों का एक वर्ष के दौरान आकलन करना चाहें तो आरेख में निर्देशित किसी भी बिंदु रेखाओं पर अंकित प्रवाह का वार्षिक मूल्य की माप कर सकते हैं। यदि हम सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के समस्त मूल्यों का मूल्यांकन करते हुए ए पर प्रवाह का मापन कर सकते हैं, यह विधि व्यय विधि कहलाएगी। यदि हम बी पर सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के समस्त मूल्यों की माप करते हैं, यह विधि
उत्पाद विधि कहलाएगी। सी पर सभी कारक अदायगी के कुल योग का मापन आय विधि कहलाएगी। अवलोकन कीजिए कि अर्थव्यवस्था का समस्त व्यय उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित समस्त आय के बराबर होना चाहिए। ए और सी पर प्रवाह समान है। अब मान लीजिए कि किसी समय विशेष में परिवार फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर अधिक व्यय करने का निर्णय लेते हैं। कुछ देर के लिए हम इस प्रश्न को छोड़ दें कि अतिरिक्त व्यय के लिए उनके पास मुद्रा कहाँ से आएगी, क्योंकि वे पहले ही अपनी पूरी आय व्यय कर चुके हैं। वे अतिरिक्त व्यय को करने के लिए उधार ले सकते हैं। अब यदि वह वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक व्यय करते हैं तो फर्म इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन करेगी। चूंकि वे अधिक उत्पादन करेगी, इसीलिए फर्म को उत्पादन के कारकों को अतिरिक्त पारिश्रमिक देना चाहिए। फर्म कैसे मुद्रा की अतिरिक्त राशि अदा करेगी? अतिरिक्त कारक अदायगी उत्पादित अतिरिक्त वस्तु और सेवाओं के मूल्यों के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार परिवार को अचानक अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, जिससे उसे अपनी प्रारंभिक अतिरिक्त व्यय की भरपाई करने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में परिवार प्रारंभिक रूप से अतिरिक्त व्यय करने का निर्णय ले सकते हैं और अंत में उनकी आय उतनी ही बढ़ेगी कि उसे अतिरिक्त व्यय के लिए आवश्यकता होगी। इससे पृथक कोई अर्थव्यवस्था आय के वर्तमान स्तर से अधिक व्यय करने का निर्णय ले सकती है, लेकिन ऐसा करने से उसकी आय अंतोगत्वा व्यय के उच्च स्तर के साथ अनुकूल रूप से बढ़ेगी। प्रथम दृष्टया यह थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आय चूंकि वार्तुल्य पथ पर गमन करती है, इसीलिए यह बताना कठिन नहीं है कि एक बिंदु पर प्रवाह में वृद्धि से सभी स्तरों पर प्रवाह में वृद्धि होगी। यह एकल आर्थिक एजेंट एक परिवार का कार्य समस्त अर्थव्यवस्था के कार्यों से कैसे भिन्न है, इसका एक और दृष्टांत है। पूर्व में परिवार की व्यक्तिगत आय से व्यय बाधित होती है। यह कभी नहीं हो सकता कि एक श्रमिक अधिक व्यय करने का निर्णय ले और उससे उसकी आय में समतुल्य वृद्धि हो। हम चौथे अध्याय में इस अधिक विस्तार से पढ़ेंगे और उच्च समस्त व्यय से समस्त आय में परिवर्तन कैसे होता है। अर्थव्यवस्था के उपयुक्त रेखाचित्रीय उदाहरण को सर्वसम्मति से एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। ऐसी कहानी जो एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप का वर्णन करती है सम्मिश्र अर्थशास्त्री मॉडल कहलाती है। स्पष्ट है कि मॉडल में वास्तविक अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन नहीं होता है। उदाहरणतः हमारे मॉडल में यह मान लिया जाता है कि परिवार बचत नहीं करते हैं, सरकार नहीं होती और अन्य देशों से व्यापार नहीं होता। यद्यपि मॉडल में अर्थव्यवस्था का क्षण प्रति क्षण विस्तार से वर्णन करने की इच्छा प्रकट की गई है, उनका उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था की कार्य पद्धति की आवश्यकता विशेषताओं को उजागर करना ही है। लेकिन यहाँ यह सावधानी बरतनी होगी कि सामग्री का सरलीकरण इस प्रकार न हो कि अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रकृति का मिथ्या निरूपण हो। अर्थशास्त्र मॉडलों से पूर्ण विषय है। इस पुस्तक में कई मॉडलों को प्रस्तुत किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री का कार्य यह दर्शाना है कि कौन सा मॉडल किस वास्तविक जीवन को दशाओं के लिए जरूरी है। यदि हम ऊपर वर्णित अपने सरल मॉडल में परिवर्तन करें और बचत को लें तो इससे यह मुख्य निष्कर्ष बदल जाएगा कि अर्थव्यवस्था की आय का समस्त मूल्यांकन अपरिवर्तित रहेगा, चाहे इसकी गणना ए बी अथवा सी किसी भी स्थिति में की जाए। इससे पता चलता है कि यह निष्कर्ष मौलिक विधि से नहीं बदलता है। आर्थिक तंत्र कितना भी जटिल क्यों न हो, तीनों विधियों से आकलित वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन एक समान होगा। हमने देखा कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों की गणना तीन विधियों से की जा सकती है। अब हम इन गणनाओं के विस्तृत चरणों की चर्चा करेंगे। उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि। उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्यों की गणना करते हैं। यदि एक वर्ष समय की इकाई हो, इसकी गणना कैसे की जाए? क्या हम अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योग करते हैं? इन प्रश्नों को समझने में निम्नलिखित उदाहरण सहायक होंगे। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में केवल दो प्रकार के उत्पाद हैं। गेहूं उत्पाद किसान और ब्रेड निर्माता बेकर है। यह गेहूं उत्पादक गेहूं का उत्पादन करते हैं और उन्हें मानव श्रम के अलावा किसी भी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं होती है। वे गेहूं का कुछ अंश बेकर को बेचते हैं। बेकर को ब्रेड के उत्पादन में गेहूं के अतिरिक्त अन्य किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कि
एक वर्ष में किसान द्वारा उत्पादित गेहूं का मूल्य 100 रुपये है। इनमें से वे 50 रुपये मूल्य का गेहूं बेचकर बेकर को बेचता है। बेकर गेहूं को इस मात्रा का उपयोग करके एक वर्ष के दौरान 200 रुपये का ब्रेड बनाता है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पाद का मूल्य कितना है? यदि हम क्षेत्रकों के उत्पाद के मूल्यों का योग सरल तरीके से निकालें तो हम 200 रुपये बेकरों के उत्पादन का मूल्य और 100 रुपये किसानों के उत्पादन का मूल्य को जोड़ देंगे, परिणाम 300 रुपये आएगा। तालिका 2.1 उत्पादन मध्यवर्ती वस्तुएं और मूल्यवर्धित वस्तुएं। किसान बेकर राशि रुपए में कुल उत्पादन 100 रुपये 200, प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं 0.50, मूल्यवर्धित 100 200 माइनस 50 बराबर 150। थोड़ी चिंतन करने पर हम पाएंगे कि समस्त उत्पादन का मूल्य 300 रुपये नहीं है। किसान 100 रुपये मूल्य का गेहूं उपजाता है, जिसके लिए उसे किसी भी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं होती है। अतः किसान 100 रुपये मूल्य के उपज में पूर्ण योगदान का अधिकारी है। लेकिन यह बात बेकर के संबंध में सत्य नहीं है। बेकरों को अपने ब्रेड का उत्पादन करने के लिए 50 रुपये का गेहूं खरीदना पड़ता है। वे 200 रुपये मूल्य के ब्रेड का जो उत्पादन उसमें करते हैं, उनका पूर्णतः योगदान नहीं है। बेकरों के निवल योगदान की गणना के लिए हमें गेहूं का मूल्य घटाना होगा जो कि वे किसान से क्रय करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दोहरी गणना की त्रुटि होगी। क्योंकि गेहूं के 50 रुपये मूल्य की गणना 2 बार हो जाएगी। पहली बार तो यह किसानों द्वारा उत्पादित निर्गत का हिस्सा है और दूसरी बार बेकरों के द्वारा उत्पादित ब्रेड में गेहूं के आरोपित मूल्य के रूप में इसकी गणना होगी। अतः बेकरों का निवल योगदान 200 माइनस 50 बराबर 150 रुपये है। अतः इस सरल अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का समस्त उत्पादन 100 रुपये, किसानों के निवल योगदान प्लस 150 रुपये, बेकरों का निवल योगदान बराबर 250 रुपये। फर्म के निवल योगदान को जिस शब्द में सूचित किया जाता है उसे मूल्यवर्धित कहते हैं। हमने देखा कि कोई फर्म दूसरे फर्म से जो कच्चा माल खरीदती है उसको उत्पादन प्रक्रम में पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है और इसे मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। अतः किसी फर्म का मूल्यवर्धित फर्म के उत्पादन का मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है। फर्म के मूल्यवर्धित का वितरण उत्पादन के चारों कारकों में किया जाता है, जिनके नाम श्रम, पूंजी, उद्यमिता और भूमि है। इसीलिए एक फर्म द्वारा अदा की गई मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान फर्म की मूल्यवर्धित से जुड़ने चाहिए। मूल्यवर्धित एक प्रवाह परिवर्त है। उपर्युक्त उदाहरण को तालिका 2.1 के रूप में दर्शाया जा सकता है। यहाँ सभी परिवर्तों को मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। यह सूचीबद्ध विभिन्न परिवर्तों का मूल्यांकन करने के लिए हम वस्तुओं को बाजार कीमत पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण में हम उत्पादन श्रृंखला में और अधिक कारकों को सम्मिलित कर सकते हैं और इसे अधिक यथार्थवादी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए तौर पर किसान गेहूं के उत्पादन के लिए उर्वरक अथवा कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। इन आगतों का मूल्य गेहूं के निर्गत के मूल्य से घटाना होगा। अथवा बेकर अपना ब्रेड जलपान गृह को बेच सकते हैं, जिसके मूल्यवर्धित की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाकर ब्रेड के मामले में करनी होगी। मूल्यह्रास की संकल्पना से हम पूर्व परिचित हैं, जिसे स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। चूंकि उत्पादन के संरचना में प्रयुक्त पूंजी में टूट फूट होती है, पूंजी के मूल्य को स्थिर रखने के लिए उत्पाद को प्रतिस्थापन निवेश करना पड़ता है। प्रतिस्थापन निवेश पूंजी का मूल्यह्रास ही है। यदि हम मूल्यवर्धित में मूल्यह्रास को शामिल करें तो हम मूल्यवर्धित का जो मूल्य प्राप्त होगा उसे हम सकल मूल्यवर्धित कहते हैं। यदि सकल मूल्यवर्धित से मूल्यह्रास को घटाया जाए तो निवल मूल्यवर्धित प्राप्त होता है। सकल मूल्यवर्धित के विपरीत निवल मूल्यवर्धित में पूंजी की टूट फूट शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए कोई फर्म प्रति वर्ष 100 रुपये मूल्य का उत्पादन करती है। उस वर्ष में 20 रुपये का मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग किया जाता है और पूंजी उपभोग का फर्म 10 रुपये है, तो फर्म का सकल मूल्यवर्धित 100 रुपये माइनस 20 बराबर 80 रुपये प्रति वर्ष होगा। निवल मूल्यवर्धित 100 रुपये माइनस 20 माइनस 10 बराबर 70 रुपये प्रति वर्ष का ध्यान तब है कि मूल्यवर्धित की गणना करते समय फर्म के उत्पादन का मूल्य लिया जाता है।
किंतु फार्म अपने सारे उत्पादन को नहीं बेच पाती है। उस स्थिति में वर्ष के अंत में उसके पास कुछ अविकृत स्टॉक होता है। विलोमतः ऐसा भी हो सकता है कि फार्म के पास पहले से ही कुछ अविकृत स्टॉक हो। वर्ष के दौरान फार्म द्वारा बहुत कम उत्पादन किया जाता है, किंतु उस वर्ष के आरंभ में जो स्टॉक उसके पास रहता है उसे बेचकर बाजार में मांग की पूर्ति करता है। हम इन स्टॉकों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं जो कोई फर्म अपनी इच्छा से अथवा नहीं चाहते हुए अपने पास रखती है। स्मरण की है कि कोई फर्म दूसरी फर्म से कच्चा माल खरीदती है। कच्चे माल का वह अंश जिसका पूर्ण उपयोग हो जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। उस अंश का क्या होता है जिसका पूर्ण उपयोग नहीं होता है। अर्थशास्त्र में अविकृत निर्मित वस्तुओं अथवा अर्ध अर्धनिर्मित वस्तुओं अथवा कच्चे मालों का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे माल सूची कहते हैं। माल सूची एक स्टॉक परिवर्ती है। वर्ष के आरंभ में इसका मूल्य हो सकता है और वर्ष के अंत में इसका उच्च मूल्य भी हो सकता है। इस स्थिति में माल सूची में वृद्धि अथवा संचय होती है। यदि माल सूची का मूल्य वर्ष के आरंभ की तुलना में वर्ष के अंत में कम हो तो माल सूची में ह्रास अप संचय होता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। चिन्ह तीन लाइन बराबर तदात्मकता को बताता है। समानता डबल लाइन चिन्ह के रूप में तदात्मकता चिन्ह को में दाईं ओर की वस्तुएं और बाईं ओर की वस्तुओं के बीच की समानता नहीं देखी जाती, बल्कि तदात्मकता सदैव इनसे निरपेक्ष होती है। उदाहरण के लिए हम 2 + 2 = 4 लिख सकते हैं क्योंकि यह हमेशा सत्य है, किंतु 2 × x = 4 हमें अवश्य लिखना चाहिए क्योंकि 2 बार x के विशेष मूल्य के लिए 4 के बराबर होता है। नामतः जब x = 2 हमेशा नहीं है तब 2 × x = 4 हम नहीं लिख सकते हैं। अवलोकन कीजिए कि फर्म का उत्पादन 3 लाइन मूल्य वर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर मूल्य वर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि फर्म के पास वर्ष के आरंभ में 100 रुपये मूल्य का अविकृत स्टॉक था। वर्ष के दौरान इनसे 1000 रुपये मूल्य की वस्तु का उत्पादन किया जिसमें से 800 रुपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री हुई। अतः उत्पादन और बिक्री के बीच अंतर 200 रुपये है। यह 200 रुपये माल सूची में परिवर्तन है। यह 100 रुपये मूल्य की माल सूची में जुड़ जाएगी जिससे कि फर्म ने उत्पादन प्रारंभ किया था। अतः फर्म के अंत में माल सूची 100 रुपये प्लस 200 रुपये बराबर 300 रुपये है। याद रखें कि माल सूची में परिवर्तन एक समय अवधि के बाद ही होता है, इसीलिए इसे प्रवाह परिवर्तन कहते हैं। माल सूची पूंजी के रूप में समझी जाती है। फर्म की पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त योग को निवेश कहते हैं। अतः माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में समझा जाता है। निवेश की 3 प्रमुख कोटियां हैं। प्रथम, एक फर्म के एक वर्ष में माल सूची के मूल्य में वृद्धि है जिसे कि फर्म का निवेश व्यय कहा जाता है। निवेश की दूसरी कोटि स्थिर व्यवसाय निवेश है जिसे मशीनरी में वृद्धि, फैक्ट्री, भवन, फार्म द्वारा लगाए गए उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। निवेश की अंतिम कोटि आवासीय निवेश है जो आवास सुविधाओं के योग को बताता है। माल सूची में परिवर्तन नियोजित अथवा अनियोजित हो सकता है। बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट की स्थिति में फर्म के पास वस्तुओं का अबिक्री स्टॉक होगा जिसके बारे में वह आशा नहीं कर सकता था। अतः माल सूची का अनियोजित संचय होगा। इसके विपरीत जहां बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि होगी वहां माल सूची में अनियोजित अपसंचय होगा। इसका उल्लेख निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से की जा सकता है। मान लीजिए कोई फर्म कमीज बनाती है, उसके पास वर्ष के आरंभ में 100 कमीज की माल सूची है। अगले वर्ष वह 1000 कमीज बेचने की आशा करती है तो वह 1000 कमीज का उत्पादन करती है और वर्ष के अंत में 100 कमीज की माल सूची रखना चाहती है, किंतु वर्ष के
दौरान अप्रत्याशित रूप से कमीज की बिक्री कम होती है, फार्म केवल 600 कमीज ही बेच पाती है। इसका अर्थ है कि 400 कमीज अविक्रित रह जाती है। वर्ष के अंत में फार्म के पास 400 प्लस 100 बराबर 500 कमीजें हैं। माल सूची में 400 की अप्रत्याशित वृद्धि अनियोजित माल सूची संचय का उदाहरण है। इसके विपरीत यदि बिक्री 1000 से अधिक होती तो वह भी माल सूची में अनियोजित अपसंचय होता। उदाहरण यदि बिक्री 1050 होती तो न केवल 1000 कमीज के उत्पादन की बिक्री होती, बल्कि फार्म को माल सूची से भी 50 कमीज की बिक्री करना पड़ती। माल सूची में यह 50 की अप्रत्याशित कटौती माल सूची में अप्रत्याशित अपसंचय का उदाहरण है। माल सूची में नियोजित संचय अथवा अपसंचय के उदाहरण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कि किसी वर्ष के दौरान माल सूची में 100 कमीज से 200 कमीज की वृद्धि करना चाहती है। वर्ष के दौरान 1000 कमीज की आशा करते हुए पहले की तरह फार्म 1000 प्लस 100 बराबर 1100 कमीजों का उत्पादन करती है। यह यदि बिक्री वास्तव में 1000 कमीज है तो फार्म की माल सूची में सचमुच वृद्धि होती है। माल सूची का नया स्टॉक 200 कमीज है जो वास्तव में फर्म के द्वारा नियोजित थी। यह वृद्धि माल सूची में नियोजित संचय का उदाहरण है। इसके विपरीत यदि फार्म माल सूची में 100 से 25 की कटौती करना चाहती है तो वह 1000 माइनस 75 बराबर 925 कमीज का उत्पादन करती है, क्योंकि 100 कमीज की माल सूची में से 75 की वर्ष के अंत में माल सूची 100 माइनस 75 बराबर 25 कमीज हो, जो कि फार्म की इच्छा है बेचने की योजना बनाती है। यदि फार्म द्वारा प्रत्याशित बिक्री वास्तव में 1000 होगी तो फार्म की योजना के अनुसार माल सूची में 25 कमीज की कटौती होगी। माल सूची में अनियोजित और नियोजित परिवर्तन के बीच भेद के संबंध के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। माल सूची में परिवर्तन के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। फार्म आई का सकल मूल्य वर्धित GVAI बराबर फार्म आई द्वारा उत्पादित निर्गत का सकल मूल्य QI माइनस फार्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ZI। GVAI बराबर फार्म की बिक्री का मूल्य VI प्लस माल्य सूची में परिवर्तन का मूल्य AI माइनस फार्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ZI। इक्वेशन 2.5 समीकरण 2.5 की व्युत्पत्ति के लिए वर्ष में फार्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फार्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फार्म की बिक्री। यह ध्यातव्य है कि फार्म की बिक्री में घरेलू क्रेताओं को की गई बिक्री ही नहीं बल्कि विदेशी क्रेताओं को की गई बिक्री भी शामिल होती है। बाद वाले को निर्यात कहते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ऊपर वर्णित सारे परिवर्त हैं। साधारणतः इनका मापन वार्षिक आधार पर होता है, अतः ये प्रतिवर्ष प्रवाह के मूल्य का मापन करते हैं। फार्म आई का निवल मूल्य वर्धित बराबर GVAI माइनस फार्म आई का मूल्य ह्रास DI। यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फार्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग निकालें तो हमें वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त परिमाण का मूल्य प्राप्त होगा। जैसा पहले हमने गेहूं ब्रेड वाले उदाहरण से किया है, इस प्रकार का आकलन सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। अतः GDP बराबर अर्थव्यवस्था के सभी फार्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। यदि अर्थव्यवस्था में n फार्म हो और प्रत्येक में 1 से n क्रम संख्या में लिखा जाए तो GDP बराबर अर्थव्यवस्था के सभी फार्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग बराबर GVA1 प्लस GVA2 प्लस GVA3 डॉट अंशुमान GVAN। अतः GDP बराबर समेशन i कोष्ट 1 से n तक GVAI। इक्वेशन 2.2 समेशन प्रतीक का संकेत है जिसका प्रयोग संकलन 3 विद्यार्थी है जिनका जेब खर्च क्रमशः 200, 250 और 350 रुपये। हम कह सकते हैं कि यदि आई वे विद्यार्थियों का जेब खर्च XI है तो X1 बराबर 200, X2 बराबर 250, X3 बराबर 300। कुल जेब खर्च X1 प्लस X2 प्लस X3 द्वारा किया जाएगा। कुल योग का संकेत इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। X1 प्लस X2 प्लस X3 को लिखा जा सकता है समेशन i कोष्ट 1 से 3XI, जिसका अर्थ है कि 3 व्यक्तियों के लिए x के 1 से 3 तक मान हैं।
तथा हम 1 से 3 तक व्यक्तियों के लिए यक्ष के मानों के योग का उल्लेख कर रहे हैं। ऊपर दिया गया संकेत या संकेत समष्टि अर्थशास्त्र में विशेष विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यहाँ हमारा व्यवहार समग्र के साथ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में 1000 उपभोक्ता जिनका उपयोग C1 C2 डॉट 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 C 1000 हैं। यदि हमें इस अर्थव्यवस्था के लिए कुल योग का अभिकलन करना हो तो हमें इन सभी मानों को जोड़ना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि इस अर्थव्यवस्था के लिए समग्र उपयोग C बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट आंसोवन C1000 द्वारा दिया जाएगा। किंतु संकलन संकेत समेशन हमें इसे संक्षिप्त रूप में लिखने देता है, क्योंकि हम व्यक्ति 1 से लेकर 1000 तक के उपयोगों के मानों को जोड़ रहे हैं, जहां व्यक्ति आई के द्वारा किए गए उपयोग का मान CI है। समग्र C बराबर समेशन I को 1 से 1000 CI उपयोग होगा। सामान्य रूप से यदि हम व्यक्ति 1 से n तक के लिए चर XI की मात्राओं का योग कर रहे हैं तो इसे समेशन XI को 1 से NXI द्वारा दिया जाएगा। व्यय विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना की एक वैकल्पिक विधि उत्पादन की मांग पक्ष को दृष्टि में रख कर करती है। इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। उपर्युक्त किसान बेकर वाले उदाहरण में जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, अर्थव्यवस्था में व्यय विधि से निर्गत के समस्त मूल्यों की गणना निम्नलिखित विधि से होगी। इस विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा प्राप्त अंतिम व्ययों का योग प्राप्त करते है। अंतिम व्यय व्यय का वह अंश है जिसके मध्यवर्ती उद्देश्यों से ग्रहण नहीं किया जाता। बेकर किसान से 50 रुपये मूल्य का गेहूं खरीदता है। यहाँ गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, अतः यह अंतिम व्यय के श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के निर्गत का समस्त मूल्य 200 रुपये बेकर द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय प्लस 50 रुपये किसान द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय बराबर 250 रुपये प्रति वर्ष। फर्म आई निम्नलिखित खातों में अंतिम व्यय प्राप्त कर सकती है। आई फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम उपभोग व्यय, इसे हम CI से सूचित करते हैं। ध्यातव्य है कि प्रायः परिवार ही उपभोग पर व्यय करते हैं। इसका अपवाद भी हो सकता है, जैसे फार्म अपने अतिथियों अथवा कर्मचारियों को खिलाने के लिए उपभोग पदार्थों का क्रय करती है। दूसरा फार्म आई द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं पर दूसरी फार्म द्वारा उपगत अंतिम निवेश व्यय आई है। अवलोकन कीजिए कि मध्यवर्ती वस्तुएं जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं है पर व्यय के लिए विपरीत निवेश व्यय को सम्मिलित किया जाता है। इसका कारण यह है कि निवेश वस्तुओं फार्म के पास होता है, जबकि उत्पादन प्रक्रम मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग होता है। तीसरा वह व्यय जो सरकार फार्म आई के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर करती है, हम इसे GI द्वारा व्यक्त करते हैं। हम यह दर्शा सकते हैं कि सरकार द्वारा उपगत अंतिम व्यय में उपभोग और निवेश व्यय दोनों शामिल हैं। चौथा निर्यात संप्राप्ति जो फार्म आई विदेशों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर अर्जित करती है, इसे XI द्वारा सूचित किया जाएगा। अतः फार्म के द्वारा प्राप्त संप्राप्ति के कुल योग को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। RVI बराबर फार्म आई द्वारा प्राप्त अंतिम उपभोग, निवेश, सरकारी और निर्यात संबंधी व्ययों का कुल योग बराबर CI प्लस II प्लस GI प्लस XI। यदि फार्मों की संख्या n हो तो n तक फार्मों का कुल योग हमें प्राप्त होगा। समेशन I को 1 से n RVI बराबर अर्थव्यवस्था के सभी फार्म द्वारा प्राप्त अंतिम उपभोग, निवेश, सरकारी और निर्यात संबंधी व्यय बराबर समेशन I को 1 से n तक CI प्लस समेशन I को 1 से n II प्लस समेशन I को 1 से n तक GI प्लस समेशन I को 1 से n XI। समीकरण 2.3 संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समस्त अंतिम उपभोग व्यय को C मान लीजिए। ध्यान दीजिए कि C का एक अंश उपभोग वस्तुओं के आयात पर व्यय किया जाता है। मान लीजिए कि उपभोग वस्तुओं के आयात पर व्यय को CM द्वारा सूचित किया जाता है, अतः C माइनस CM से घरेलू फार्म के ऊपर समस्त अंतिम उपभोग व्यय सूचित होता है। इसी प्रकार I माइनस IM से घरेलू फार्म के ऊपर समस्त अंतिम निवेश व्यय सूचित होता है, जहां I अर्थव्यवस्था का समस्त अंतिम निवेश व्यय है और इससे IM विदेशी निवेश वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। इसी प्रकार G माइनस GM समस्त अंतिम सरकारी व्यय का अंश है, जिसका व्यय घरेलू फार्मों पर होता है, जहां G
अर्थव्यवस्था में सरकार का समस्त व्यय है और जीएम कामा जी का वह अंश है जिसका व्यय आयत पर होता है। अतः समेशन आई कोस टू 1 से एन सी आई बराबर अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा प्राप्त अंतिम उपभोग व्यय का कुल योग बराबर सी माइनस सी एम समेशन आई कोस टू एन से आई बराबर अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा अंतिम निवेश व्यय का कुल योग बराबर आई माइनस आई एम समेशन आई कोस टू 1 से एन जी आई बराबर अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के द्वारा प्राप्त अंतिम सरकारी व्यय का कुल योग बराबर जी माइनस जी एम। समीकरण 2.3 में इन्हें प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा समेशन आई कोस टू 1 से एन आर भी आई बराबर सी माइनस सी एम प्लस आई माइनस आई एम प्लस जी माइनस जी एम प्लस समेशन आई कोस टू 1 से एन एक्स आई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस समेशन आई कोस टू 1 से एन एक्स आई माइनस सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम का ब्रैकेट में बंद बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ एक्स बराबर समेशन आई कोस टू एन से एन एक्स आई अर्थव्यवस्था के निर्यात पर विदेशियों द्वारा किए गए समस्त व्यय को सूचित करता है। यम बराबर सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम अर्थव्यवस्था के द्वारा उपगम समस्त आयत व्यय है। हम जानते हैं कि जीडीपी अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय का कुल योग। दूसरे शब्दों में जीडीपी बराबर समेशन आई कोस टू 1 से एन आर भी आई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इक्वेशन 2.5 व्यय विधि के अनुसार समीकरण 2.4 सकल घरेलू उत्पाद को व्यक्त करता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि दाईं ओर दिए गए 5 चरों में से निवेश व्यय आई सबसे अधिक परिवर्तनशील है। आय विधि आरंभ में जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योग उत्पादन के सभी कारकों को सम्मिलित आय अंतिम वस्तु पर किया गया व्यय है। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है के बराबर होता है। यहाँ इस सरल विचार का अनुपालन होता है कि सभी फर्मों के द्वारा सम्मिलित रूप से अर्जित राजस्व का वितरण उत्पादन के कारकों के बीच वेतन मजदूरी लाभ ब्याज अर्जन और लागत के लगान के रूप में होना चाहिए। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में परिवारों की संख्या एम है। आई वे परिवार के द्वारा किसी वर्ष विशेष में प्राप्त मजदूरी और वेतन को डब्ल्यू आई मान लें। इसी प्रकार पी आई आई एन आई आर आई क्रमशः सकल लाभ ब्याज अदायगी और लगान जो कि आई वे परिवार के द्वारा किसी वर्ष विशेष में प्राप्त होता है। अतः सकल घरेलू उत्पाद निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बराबर समेशन आई कोस टू 1 से एम डब्ल्यू आई प्लस समेशन आई कोस टू 1 से एम पी आई प्लस समेशन आई कोस टू 1 से एम आई एन आई प्लस समेशन आई कोस टू 1 से एम आर आई बराबर डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर। समीकरण 2.5 यहाँ समेशन आई कोस टू 1 से एम डब्ल्यू आई बराबर डब्ल्यू समेशन आई कोस टू 1 से एम पी आई बराबर पी समेशन आई कोस टू 1 से एम आई एन बराबर आई एन समेशन आई कोस टू 1 से एम आर आई बराबर आर। समीकरण 2.4 और 2.5 को एक साथ लेने पर हमें प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद बराबर समेशन आई कोस टू 1 से एन जी भी ए आई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बराबर डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर। समीकरण 2.6 यह दृष्टिगत है कि दात्यमय 2.6 में आई फार्म द्वारा ग्रहण किए गए नियोजित और अनियोजित दोनों प्रकार के निवेशों को बोध होता है। चूंकि दाता तमय 2.2, 2.4 और 2.6 एक ही प्रकार के परिवर्त सकल घरेलू उत्पाद की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, इसीलिए हम रेखाचित्र 2.2 के द्वारा समतुल्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। रेखाचित्र 2.2 सकल घरेलू उत्पाद का 3 विधियों द्वारा आरेखीय चित्रण एक्स माइनस एम जी आई सी पी आई एन आर डब्ल्यू समेशन आई कोस टू एन से एन जी भी ए सकल घरेलू उत्पाद व्यय विधि आय विधि और उत्पाद विधि चित्र में दिखाई गई हैं। यह देखने के लिए कि कैसे जीडीपी के आकलन के लिए तीनों विधियों से समान उत्तर मिलता है, आइए हम एक संख्यात्मक उदाहरण पर नजर डालें। उदाहरण 2 फार्म ए तथा बी। मान लीजिए कि फार्म ए कोई कच्चा माल प्रयोग नहीं करता है तथा 50 रुपये मूल्य का कपास का उत्पादन करती है। फार्म ए अपनी कपास फार्म बी को बेचती है जो इसका प्रयोग कपड़े का उत्पादन करने के लिए करती है। फार्म बी उत्पादित कपड़े को 200 रुपये में उपभोक्ताओं को बेच देती है।
एक उत्पाद चरण में जीडीपी का या मूल्य वृद्धि विधि याद कीजिए कि मूल्य वृद्धि भी ए बराबर बिक्री माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं, इसी प्रकार भी ए बराबर 50 माइनस 0 बराबर 50, भी ए बी बराबर 200 माइनस 50 बराबर 150, अतः जीडीपी बराबर भी ए प्लस भी ए बी बराबर 200। तालिका 2.2 फार्म ए एवं बी के सकल घरेलू उत्पाद का विवरण। फार्म ए फार्म बी बिक्री 50 200 मध्यवर्ती 0 50 मूल्य वृद्धि 50 150। दूसरा निरस्त्रण के चरण में जीडीपी का कुल व्यय विधि याद कीजिए। जीडीपी बराबर अंतिम प्रयोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए उपयोग का जोड़। उपरोक्त उदाहरण में उपभोक्ताओं द्वारा कपड़े पर किया गया उपयोग अंतिम उत्पाद है, अतः जीडीपी बराबर 200। तीसरा वितरण के चरण में जीडीपी या आय विधि। आइए फार्म ए तथा फार्म बी पर फिर से एक नजर डालें। फार्म ए तथा एवं बी के सकल घरेलू उत्पाद वितरण करेगा। अब ए द्वारा प्राप्त 50 रुपये में से मान लीजिए कि फार्म बी रुपये श्रमिकों को मजदूरी के रूप में देती है तथा शेष 30 रुपये लाभ के रूप में रख लेती है। इसी प्रकार बी फार्म 60 रुपये मजदूरी के रूप में तथा 90 लाभ के रूप में रखती है। तालिका 2.3 फार्म ए तथा एवं बी के सकल घरेलू उत्पाद की विवरण। फार्म ए फार्म बी मजदूरी 20 60 लाभ 30 90। याद कीजिए आय विधि द्वारा जीडीपी बराबर साधन आय का जोड़ जो फार्म ए तथा बी के श्रमिकों द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा लाभ का योग है, जो कि 80 प्लस 120 बराबर 200 के बराबर 4 है। साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजार कीमतें। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक साधन लागत पर जीडीपी रहा है। भारत सरकार का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ साधन लागत पर जीडीपी तथा बाजार कीमत पर जीडीपी का आकलन करता है। 2015 में किए गए पुनः अवलोकन में सीएसओ ने साधारण लागत पर जीडीपी को आधारित कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है तथा अब बाजार कीमत पर जीडीपी, जिसे अब केवल जीडीपी कहा जाता है, अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक है। जीवीए के विचार पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग वह उत्पादन जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में चला जाता है तथा जिसका प्रयोग अंतिम उपयोग के लिए नहीं होता को घटाने पर प्राप्त होता है। यहाँ हम आधार वर्ष की कीमतों की अवधारणा की चर्चा करेंगे। साधन लागत आधारित कीमतों तथा बाजार कीमतों में विभेद। शुद्ध उत्पादन करें। उत्पादन कर उत्पाद उपदान तथा शुद्ध उत्पादों करों। उत्पाद कर उत्पादन उपदान में विभेद पर आधारित है। उत्पादन कर तथा उत्पादन उपदन उत्पादन के संदर्भ में होते हैं तथा उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, जैसे भूमि कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क। दूसरी ओर उत्पादन कर तथा उपदान प्रति इकाई उत्पादन के संदर्भ में होते हैं, जैसे उत्पादन कर, सेवा कर, निर्यात तथा आयात पर लगाए गए कर। साधन लागत में केवल 4। इस उदाहरण में हमने किराए और ब्याज को कारक भुगतान में शामिल नहीं किया है, इससे मूल परिणामों में अंतर नहीं आएगा। मजदूरी का भुगतान करने के बाद फार्म शेष मूल्यों को किराए, ब्याज एवं मुनाफे के बीच वितरित करती है। इसे ऑपरेटिंग अधिशेष कहा जाता है। उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान शामिल होता है तथा इसमें कोई कर शामिल नहीं होता। बाजार कीमत पर जीडीपी के आकलन के लिए हमें साधन लागत में करों को जोड़ना तथा उपदान को घटाना पड़ता है। आधिकारिक कीमत यही कहीं बीच में है। इनमें उत्पादन कर को उत्पादन उपदान घटाकर शामिल किया जाता है, किंतु उपदान करों उत्पादन उपदान घटाकर को नहीं। अतः बाजार कीमतें प्राप्त करने के लिए हमें आधिकारिक कीमतों में उत्पादन करों उत्पादन उपदान घटाकर को जोड़ना पड़ता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि जब अब सीएसओ आधारित कीमतों पर जीवीए का निर्मोचन करता है, इसी प्रकार इसमें शुद्ध उत्पादन कर शामिल होते हैं, किंतु शुद्ध उत्पाद कर नहीं। बाजार कीमतों पर जीडीपी पर पहुंचने के लिए हमें आधारिक कीमतों पर जीवीए में शुद्ध
उत्पाद कर जोड़ने पड़ते हैं। इसी प्रकार साधन लागत पर जीवीए बराबर आधारिक कीमतों पर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पादन कर आधारिक कीमतों पर जीवीए बराबर बाजार कीमतों पर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पाद कर। इस अध्याय के अंत में दी गई सारणी 2.2 बाजार कीमतों पर तथा आधारित कीमतों पर प्रस्तुत करती है, जब की सारणी 2.3 कुल व्यय के दृष्टिकोण से जीडीपी के संगठन घटक प्रस्तुत करती है। कुछ समष्टि अर्थशास्त्री तादात्म्य सकल घरेलू उत्पाद में किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन की माप की जाती है, किंतु इसका संपूर्ण उत्पाद देश की जनता को प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए भारत के नागरिक सऊदी अरब में मजदूरी अर्जित करते हैं, जो सऊदी अरब के सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगा। विधिक रूप से वह एक भारतीय है। भारतीयों के द्वारा अर्जित आय अथवा भारतीय के स्वामित्व के उत्पादन के कारकों के अर्जित आय की माप करने की क्या कोई विधि है? जब हम ऐसा करते हैं तो समता बनाए रखने के लिए हमें विदेशियों द्वारा अर्जित आय जो हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है अथवा विदेशियों के स्वामित्व वाले उत्पादों के कारकों को की गई अदायगी को आवश्यक घटा देना चाहिए। उदाहरणतः कोरियाई स्वामित्व की हयुंडई कार फैक्ट्री के द्वारा अर्जित लाभ को भारत के सकल घरेलू उत्पाद से घटाना होगा। समष्टि अर्थशास्त्री परिवर्त में इस प्रकार के जोड़ और घटाव को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जाना जाता है। अतः इसकी परिभाषा निम्नलिखित रूप से की जाती है: सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विशेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशियों का अंश है। अपनी कक्षा में इस पर परिचर्चा कीजिए। घरेलू अर्थव्यवस्था लाभ विदेशी पैसे ही पैसे देखें। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशियों से प्राप्त निवल कारक आय। विदेशियों से प्राप्त निवल कारक आय बराबर शेष विश्व में नियोजित उत्पाद के घरेलू कारकों के द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। पूर्व में हम देख चुके हैं कि टूट फूट के कारण वर्ष के दौरान पूंजी के एक अंश का उपभोग कर लिया जाता है। इस टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। स्वाभाविक है कि मूल्यह्रास किसी व्यक्ति की आय का अंश नहीं होता। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें समझता है कि जो माप प्राप्त होती है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। उल्लेखनीय है कि इन परिवर्तनों का मूल्यांकन बाजार कीमत पर किया जाता है। उपर्युक्त व्यंजक के माध्यम से हमें बाजार कीमत पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है, किंतु बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं। फलतः कीमत बढ़ जाती है। अप्रत्यक्ष कर सरकार को उपार्जित होता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद का वह अंश जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को उपार्जित होता है, उसी गणना करने के क्रम में बाजार कीमत पर मूल्यांकित राष्ट्रीय निवल उत्पाद से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। इसी प्रकार कुछ वस्तुओं की कीमतों पर सरकार द्वारा उपादान प्रदान किया जा सकता है। भारत में पेट्रोलियम पर सरकार अत्यधिक कर लगाती है, जबकि रसोई गैस पर उपदान प्रदान किया जाता है। अतः हमें बाजार कीमतों पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद में उपदान को शामिल करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने पर हमें जो माप प्राप्त होता है उसे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। अतः कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय। NI बराबर बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान बराबर बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान। राष्ट्रीय आय को हम पुनः छोटी छोटी कोटियों में उप विभाजित कर सकते हैं। अब हम परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय के अंश के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें। हमें वैयक्तिक आय
कहेंगे। प्रथम मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय जो फर्मों और सरकारी उद्यमों के द्वारा अर्जित की जाती है में से लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं होता है, इसे अवितरित लाभ कहते हैं। चूंकि अवितरित लाभ परिवारों को उपार्जित नहीं होता है, इसीलिए वैयक्तिक आय की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आय से अवितरित लाभ को घटा दिया जाता है। इसी प्रकार निगम कर जो फर्मों की आय पर आरोपित होता है को भी राष्ट्रीय आय से घटाना होगा, क्योंकि यह परिवारों को उपार्जित नहीं होता है। दूसरी ओर परिवार निजी फर्मों से अथवा सरकार से अपनी अग्रिम पूर्व ऋण पर ब्याज अदायगी प्राप्त करता है। परिवार को फर्मों और सरकारों को भी ब्याज अदा करना पड़ता है। यदि फर्म और सरकार से मुद्रा ऋण के रूप में ग्रहण करते हैं, अतः हमें परिवार द्वारा फर्मों और सरकार को अदा किए गए निवल ब्याज को घटाना होगा। परिवार, सरकार और फर्म उदाहरण के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति, पुरस्कार से अंतरण अदायगी प्राप्त करते हैं। परिवारों की वैयक्तिक आय की गणना करने के लिए हमें अंतरण अदायगी को जोड़ना होगा। अतः वैयक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवार द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी माइनस निगम कर प्लस सरकार और फर्मों से परिवारों को की गई अंतरण अदायगी। यद्यपि वैयक्तिक आय पूर्ण रूपेण परिवारों की आय नहीं है, उन्हें वैयक्तिक आय से कर अदायगी करनी पड़ती है। यदि वैयक्तिक आय से वैयक्तिक कर अदायगी उदाहरण के लिए आयकर और गैर अदायगी जैसे शुल्क को घटा दें तो हमें जो प्राप्त होगा उसे वैयक्तिक प्रयोज्य आय कहते हैं। इस प्रकार वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय प्लस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर सरकारी अदायगी। वैयक्तिक प्रयोज्य आय परिवारों की समस्त आय का अंश है। वे इसके एक अंश का उपभोग करने का निर्णय ले सकते हैं और शेष की बचत कर सकते हैं। रेखाचित्र 2.3 में इन प्रमुख समष्टि अर्थशास्त्री परिवर्तनों के बीच संबंधों को रेखाचित्र प्रतिचित्रण किया गया है। भारत के कुछ प्रावधान समष्टि अर्थशास्त्री परिवर्ती की एक तालिका वर्ष 1990 से 91 से 2004 से 5 अध्याय के अंत में दी गई है, जिससे पाठकों को उनके वास्तविक मूल्यों का ज्ञान मोटे तौर पर प्राप्त होगा। विदेशियों से प्राप्त निवल कारक आय NFIA, सकल घरेलू उत्पाद GDP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, मूल्यह्रास D, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP, बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर ID, उपदान सब, निवल आय NI, निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP और पर कारक लागत FC, अवितरित लाभ UP प्लस परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी NIH प्लस निगम कर CT, परिवारों द्वारा प्राप्त अंतरण TRH, वैयक्तिक आय PHI, वैयक्तिक कर अदायगी PTP प्लस गैर सरकार अदायगी NP। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय रेखाचित्र 2.3 समस्त आय की उपकोटियों का आरेखीय चित्रण NFIL, विदेशियों से प्राप्त निवल कारक आय D, मूल्यह्रास ID, अप्रत्यक्ष कर सब, उपदान UP, अवितरित लाभ NIH, परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी CT, निगम कर TRH, परिवारों द्वारा प्राप्त अंतरण PTP, वैयक्तिक कर अदायगी NP, गैर कर अदायगी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और निजी आय। भारत में समस्त समष्टि अर्थशास्त्री परिवर्तनों की इन कोटियों के अलावा कुछ अन्य समस्त आय कोटियां भी हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रीय आय लेखांकन में होता है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व के दूसरे देशों में प्राप्त अन्य चालू अंतःभरण। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के परिप्रेक्ष्य का विचार यह है कि इससे जानकारी मिलती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है। शेष विश्व में चालू अंतःभरण में उपहार, सहायता राशि इत्यादि आते हैं। निजी आय बराबर निजी क्षेत्र में उपगत होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय प्लस राष्ट्रीय ऋण ब्याज प्लस विदेशियों से प्राप्त निवल कारक आय प्लस सरकार से चालू अंतरण प्लस शेष विश्व से अन्य निवल अंतरण।
तालिका 2.4 बुनियादी राष्ट्रीय आय समुच्चय 5 एक बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य सभी निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा दिए गए उत्पाद को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या एक विदेशी स्वामित्व का हो। सभी चीजों का मापन बाजार कीमतों पर होता है। जीडीपी एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दूसरा जीडीपी साधक लागत पर जीडीपी जीडीपी एफसी साधक लागत पर जीडीपी बाजार कीमतों पर जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है। बाजार कीमतों वही कीमतें हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा की जाती हैं। बाजार कीमतों में उत्पाद करों तथा उपदान को भी शामिल किया जाता है। साधन लागत शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है, अतः साधन लागत बाजार कीमतों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर प्राप्त होती है। साधक लागत पर जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्म द्वारा किए गए उत्पाद के मौद्रिक मूल्य का माप है। जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। तीसरा कीमत बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इससे नीति निर्धारकों को यह पता चलता है कि चालू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्च करना पड़ेगा। यदि मूल्य ह्रास के कारण हुई पूंजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाता तो जीडीपी घटेगी। एनडीपी एमपी बराबर जीडीपी एमपी माइनस डीईपी। चौथा साधन लागत पर एनडीपी एफसी साधन लागत पर एनडीपी उत्पाद के साधनों द्वारा मजदूरी लाभ लगान तथा ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है। एनडीपी बराबर एनडीपी एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। पांचवा कुछ अन्य एजेंसियों के साथ भागीदारी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए राष्ट्रीय खाता 2008 SNA 2008 के बाद देश अब नए समुच्चय पर स्विच कर रहा है। भारत कुछ साल पहले इन समुच्चयों में स्थानांतरित हुआ था। पांचवा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक देश के सभी उत्पादों के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जीएनपी है तथा इसे बाजार कीमत पर मापा जाता है। जीएनपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हों अथवा विदेशों में। सभी चीजों का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर होता है। जीएनपी बराबर जीडीपी एमपी प्लस एफआईए। छठवां साधन लागत पर जीएनपी एफसी साधन लागत पर जीएनपी एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पाद के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है। जीएनपी एफसी बराबर जीएनपी एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पाद कर। सातवां बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी यह इस बात पर मापदंड है कि एक देश का निश्चित समय अवधि में कितना उपयोग कर सकता है। एनएनपी देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का माप है, चाहे वह उत्पाद देश की घरेलू सीमा में किया गया हो या विदेशों में। एनएनपी एमपी बराबर जीएनपी एमपी माइनस डीईपी। एनएनपी बराबर एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। आठवां साधन लागत पर एनएनपी एफसी अथवा राष्ट्रीय आय एनआई साधन लागत पर एनएनपी एक देश के उत्पादन के सभी साधन द्वारा मजदूरी लाभ लगान अथवा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है। यह राष्ट्रीय उत्पाद है किंतु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। यह शुद्ध घरेलू साधन आय तथा विदेशों में प्रांत शुद्ध साधन का योग है। एनआई बराबर एनएनपी एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पाद कर बराबर एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए बराबर एनएनपी एफसी। नौवां सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर। दसवां आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए एमपी बराबर निवल उत्पाद कर। दसवां उत्पादन
लागत पर सकल मूल्य वृद्धि, आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि माइनस निवल उत्पाद कर, मौद्रिक सकल घरेलू घरेलू और वास्तविक कर। इस पूरी चर्चा का एक अव्यक्त मान्यता यह है कि वस्तु और सेवाओं की कीमत हमारे अध्ययन की अवधि के दौरान नहीं बदलती हैं। यदि कीमतों में परिवर्तन होता तो सकल घरेलू उत्पादों की में तुलना करने में कठिनाई आ सकती है। यदि हम 2 लगातार वर्षों में किसी देश के घरेलू उत्पादों को माप करें और देखें कि घरेलू उत्पादों की माप दूसरे वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा पूर्व वर्ष के आंकड़ों का दोगुना है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देश के उत्पादन का परिमाण दुगुना हो जाएगा। किंतु यह संभव है कि दोनों वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें ही केवल दोगुनी हुई हैं, जबकि उत्पादन स्थिर है। अतः विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अन्य समष्टि अर्थशास्त्रियों परिवर्तनों की तुलना अथवा विभिन्न समयों में एक ही देश के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों की तुलना में करने के क्रम में हम चालू बाजार कीमतों पर मूल्यांकित सकल घरेलू उत्पाद पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तुलना के लिए हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की सहायता ले सकते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तुओं का मूल्यांकन कीमतों के कुछ स्थिर समुच्चय या स्थिर कीमतों पर होता है। चूंकि ये कीमतें स्थिर रहती हैं, इसलिए यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन होता है तो यह निश्चित ही है कि उत्पादन के परिणाम में परिवर्तन होगा। इसके विपरीत मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य मात्रा ही है। उदाहरण के लिए, कोई देश केवल ब्रेड का उत्पादन करता है। वर्ष 2000 में उसने ब्रेड की 100 इकाइयों का उत्पादन किया और प्रति ब्रेड कीमत 10 रुपये थी, तो वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये थी। वर्ष 2001 में उसी देश ने 15 रुपये प्रति ब्रेड की कीमत पर ब्रेड की 110 इकाइयों का उत्पादन किया गया। अतः 2001 में मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद 1650 रुपये यानी 110 गुणे 15 रुपये था। 2001 में वर्ष 2000 को आधार कहा जाएगा कि कीमत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने पर 110 गुणे 10 बराबर 1100 रुपये होगा। ध्यान दीजिए कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से हमें यह ज्ञात होता है कि कीमत में आधार वर्ष जिस वर्ष की कीमत का प्रयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में की जाती है की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार वृद्धि हुई। चालू वर्ष के वास्तविक और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन का परिमाण स्थिर रहता है। अतः इन मापों में अंतर केवल आधार वर्ष और चालू वर्ष की कीमत में अंतर के कारण ही होता है। मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पादों की अनुपात सुपरिचित कीमत सूचकांक होता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद और स्फीति कहते हैं। अतः सकल घरेलू उत्पाद से मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद तथा जीडीपी से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का बोध होता है। सकल घरेलू उत्पाद और स्फीतिक जीडीपी बटे जीडीपी कभी कभी अस्फीतिक को प्रतिशत के पदों में भी प्रदर्शित किया जाता है। इस स्थिति में अस्फीतिक बराबर जीडीपी बटे जीडीपी गुणे 100। यदि पूर्व उदाहरण सकल घरेलू उत्पाद और स्फीतिक 1650 बटे 1100 बराबर 1.50 प्रतिशत के पदों में 150% है। इससे सूचित होता है कि 2001 में उत्पादित ब्रेड की कीमत 2000 की कीमत की तुलना में 1.5 गुनी थी, जो सत्य है क्योंकि ब्रेड की कीमत वास्तव में 10 रुपये से बढ़कर 1.5 रुपये हो गई। 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गई थी। सकल घरेलू उत्पाद और स्फीति की तरह हमारे पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद और स्फीति भी हो सकता है। अर्थव्यवस्था में कीमतों में परिवर्तन की माप करने की दूसरी विधि भी है, जिसे उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI कहते हैं। यह वस्तुओं की दी गई टोकरी जिनकी क्रय प्रतिनिधि उपभोक्ता करते हैं का कीमत सूचकांक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को प्रायः प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम 2 वर्षों पर विचार करते हैं, एक आधार वर्ष होता है तथा दूसरा चालू वर्ष। हम आधार वर्ष में वस्तुओं की दी हुई टोकरी के क्रय में लागत की गणना करते हैं, फिर हम परिवर्ती को पूर्ववर्ती के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। इससे हमें आधार वर्ष से संबंधित चालू वर्ष का उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, एक अर्थव्यवस्था
को लीजिए, जिसमें दो वस्तुएं चावल और वस्त्र का उत्पादन होता है। एक प्रतिनिधि तो उपभोक्ता एक वर्ष में 90 किलोग्राम चावल और 5 टुकड़े वस्त्र का क्रय करता है। मान लीजिए कि वर्ष 2000 में 1 किलोग्राम चावल की कीमत 10 रुपये थी और वस्त्र के एक टुकड़े की कीमत 100 रुपये थी। अतः उपभोक्ता को 2000 रुपये में चावल पर बहुत अधिक अर्थात 10 × 90 बराबर 900 रुपये व्यय करना पड़ा। इसी प्रकार 100 रुपये × 5 बराबर 500 रुपये वस्त्र पर व्यय कर किया। दोनों मदों का योग 900 + 500 बराबर 1400 रुपये है। अब मान लीजिए कि 1 किलोग्राम चावल और एक टुकड़ा वस्त्र की कीमत वर्ष 2005 में क्रमशः 15 रुपये और 120 रुपये हो गई। चावल और वस्त्र की उसी मात्रा को खरीदने के लिए प्रतिनिधि उपभोक्ता को 1350 रुपये + 600 रुपये बराबर 1950 रुपये, जैसा कि पूर्व में गणना की गई थी, व्यय करना पड़ेगा। उनका योग 1350 + 600 बराबर 1950 रुपये होगा। अतः उपभोक्ता कीमत सूचकांक 1950/1400 × 100 बराबर 139.29 होगा। लगभग यह ध्यान देने योग्य है कि अनेक वस्तुओं की कीमत दो समुच्चयों में होती है। एक खुरदरा कीमत होता है जो उपभोक्ता वास्तव में अदा करता है, दूसरी थोक कीमत होती है। इस कीमत पर बहुमात्रा में वस्तुओं का व्यापार होता है। इन दोनों के मूल्यों में अंतर हो सकता है क्योंकि उपांत व्यापारियों के पास रहता है। बहुमात्रा में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं, कच्चा माल अथवा अर्धनिर्मित वस्तुएं का क्रय साधारण उपभोक्ता नहीं करते। उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समान थोक कीमत सूचकांक की थोक कीमत सूचकांक WPI कहते हैं। कीमत राज्य अमेरिका जैसे देशों में इस उत्पादक कीमत सूचकांक PPI कहते हैं। ध्यान रहे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक थोक कीमत सूचकांक के सादृश्य में सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति से अंतर हो सकता है, क्योंकि पहला, उपभोक्ता जिन वस्तुओं का क्रय करते हैं उनसे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता। सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति में सभी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं। दूसरा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं, अतः इसमें आयाती वस्तुओं की कीमत शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति में आयाती वस्तुओं की कीमत शामिल नहीं होती है। तीसरा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक में भार नियत रहता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद और अस्फीति में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार उनमें अंतर होता है। सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। क्या किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश के लोगों के कल्याण के सूचकांक के रूप में लिया जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो वह अधिक वस्तुएं और सेवाओं का क्रय कर सकता है अथवा उनके भौतिक कल्याण में सुधार हो सकता है। अतः यह उचित होगा कि उनके आय द्वारा आय स्तर को उनके कल्याण स्तर के रूप में देखा जाए। सकल घरेलू उत्पाद किसी वर्ष विशेष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सृजित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का योग होता है। सकल घरेलू उत्पाद का वितरण लोगों के बीच आय प्रतिधारित आय को छोड़कर, अतः हम किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के उच्चतर स्तर को उस देश की लोगों के उच्च कल्याण के सूचकांक के रूप में समझने का लालच कर सकते हैं। कीमत परिवर्तन के लेखांकन के लिए हम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के बदले वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य ले सकते हैं, किंतु यह सही नहीं हो सकता। इसके कम से कम 3 कारण हैं। सकल घरेलू उत्पाद का वितरण यह कितना समरूप है। यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही तो कल्याण तो उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो सकती। इस स्थिति में संपूर्ण देश के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वर्ष 2000 में किसी काल्पनिक देश में 100 व्यक्ति थे जिनमें प्रत्येक की आय 10 रुपये थी, अतः देश का सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये था। आय विधि से मान लीजिए 2001 में उसी देश में 90 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति की आय 9 रुपये थी और शेष 10 व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। मान लीजिए कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में इन दोनों अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष 2001
में देश की कुछ सकल घरेलू उत्पाद बराबर 90 × 9 रुपये प्लस 10 × 20 रुपये बराबर 800 रुपये प्लस 200 रुपये बराबर 1010 रुपये। अवलोकन कीजिए कि 2000 की तुलना में 2001 में देश की सकल घरेलू उत्पाद 10 रुपये अधिक था, किंतु यह तब हुआ जब 90% लोगों की आय में 10% की कमी 10 रुपये से 9 रुपये आई, जबकि केवल 10% लोगों को अपनी आय में 100% 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये वृद्धि का लाभ मिला। 90% लोगों की दशा देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से दयनीय हो गई। यदि हम देश के कल्याण में उन्नति समृद्धि लोगों के प्रतिशत से करें तो निश्चित रूप से सकल घरेलू उत्पाद एक अच्छा सूचकांक नहीं है। चित्र में सकल घरेलू उत्पाद का दृश्य दिखाई गई है। सकल घरेलू उत्पाद का वितरण एक समान है कैसे? यह अभी तक दिखता है कि अधिकांश लोग गरीब हैं और मात्र कुछ लोग ही इससे लाभान्वित हैं। गैर मौद्रिक विनिमय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता। उदाहरणतः महिलाएं जो अपने घरों में घरेलू सेवाएं का निष्पादन करती हैं, उसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय होते हैं उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय में वस्तुओं का सेवाओं एक दूसरे के बदले प्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है, लेकिन चूंकि मुद्रा का यह प्रयोग नहीं होता, इसलिए विनिमय दरों को आर्थिक कार्यकलापों का हिस्सा नहीं माना जाता। विकासशील देशों में जहां अनेक सुदूर क्षेत्र अल्प विकसित हैं, इस प्रकार के विनिमय होते हैं, लेकिन इनकी गणना प्रायः देश के घरेलू उत्पादों में नहीं होता। इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद का अल्प मूल्यांकन होता है। अतः सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन मानक तरीके से करने पर हमें उत्पादक कार्यकलाप और किसी देश के कल्याण का स्पष्ट संगत नहीं मिलता है। तीसरा, बाह्य कारण। बाह्य कारणों से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ हानि से है, जिससे दूसरे पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता है। दंडित बाह्य कारणों का कोई बाजार नहीं होता जिसे में उनको खरीदा या बेचा जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक तेल शोधक संयंत्र है जिसमें कच्चे पेट्रोलियम का परिशोधन होता है और उसे बाजार में बेचा जाता है। तेल शोधक यंत्र का निर्गत इसके द्वारा परिशोधित तेल की मात्रा है। हम तेल शोधक संयंत्र की मध्यवर्ती के मूल्य इस स्थिति में कच्चा तेल को इसके निर्गत से घटाकर मूल्य वर्धित का आकलन कर सकते हैं। तेल शोधक संयंत्र के मूल्य वर्धित की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में गणना की जाती है, किंतु उत्पादन के संचालन में तेल शोधक संयंत्र तटवर्ती नदियों को भी प्रदूषित कर सकता है। इससे उन लोगों को हानि पहुंच सकती है जो नदी जल का उपयोग करते हैं, अतः उनकी उपयोगिता में कमी होगी। प्रदूषण में से मछली अथवा नदी के अन्य जीवों के जीवन को खतरा हो सकता है। फलतः नदी का नाविक अपनी आय और उपयोगिता से वंचित होगा। इनके हानिकारक प्रभाव हैं। नाविक को नदी में मछली पकड़ने वाले की आय से वंचित होना पड़ सकता है। तेल शोधक संयंत्रों द्वारा दूसरे पर डाले गए हानिकारक प्रभाव जिनकी उन्हें कोई लागत नहीं अदा करनी होती है, बाह्य कारण कहे जाते हैं। इसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद को इन बाहरी कारणों में शामिल नहीं किया गया है। अतः यदि हम सकल घरेलू उत्पाद को अर्थव्यवस्था के कल्याण की माप के रूप में लें तो हमें वास्तविक कल्याण का अति मूल्यांकन प्राप्त होगा। यह ऋणात्मक बाह्य कारण का उदाहरण था। यह धनात्मक बाह्य कारण की स्थिति भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद से अर्थव्यवस्था के वास्तविक कल्याण का अल्प मूल्यांकन होता है। सारांश, अतः अति मौलिक स्तर पर समष्टि अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, की कार्य पद्धति को वार्तुल्य पथ में देखा जा सकता है। फर्म परिवार के द्वारा पूर्ति किए गए आगतों का नियोजन करते हैं और परिवारों को बेचने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। परिवार फर्म को प्रदान की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करता है और उससे फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। अतः हम किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना तीन में से किसी भी विधि से कर सकते हैं। एक, कारक अदायगी के समस्त मूल्यों की माप करके आय विधि से। दूसरा, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य की माप करके उत्पाद विधि से। और तीसरा, फर्म द्वारा प्राप्त व्यय के समस्त मूल्य की माप करके व्यय विधि
उत्पाद विधि से दोहरी गणना को दूर करने के लिए हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य को ही गणना करना होगा। इनमें से प्रत्येक विधियों से हमें अर्थव्यवस्था की समस्त आय की गणना के लिए सूत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि वस्तुओं का क्रय निवेश के लिए भी किया जा सकता है और इनसे निवेशकर्ता फर्म की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। समस्त आय की भिन्न भिन्न कोटियां हो सकती हैं जो उन पर निर्भर करेगी जिनको आय उपगत होती है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादक, वैयक्तिक आय और वैयक्तिक परियोज्य आय में हम अंतर दिखला सकते हैं। चूंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भिन्न भिन्न हो सकती हैं, इसीलिए हम यह विमर्श करते हैं कि तीन महत्वपूर्ण कीमत सूचकांक सकल घरेलू उत्पाद और स्फीतिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक की गणना कैसे की जाती है। तो हम अंत में यह देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद को किसी देश के कल्याण के सूचकांकों के रूप में लेना गलत होगा। अंतिम वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, स्टॉक प्रवाह, सकल निवेश, निवल निवेश, मूल्यह्रास, मजदूरी, ब्याज, लाभ, लगान, आय पर वार्षिक प्रवाह, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि, राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि, राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि, समष्टि अर्थशास्त्रीय मॉडल, आगत मूल्य वर्धित माल सूची में नियोजित परिवर्तन, माल सूची में अनियोजित परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर अथवा राष्ट्रीय आय, अवितरित लाभ, परिवार के द्वारा निवल ब्याज अदायगी, निगम कर, सरकार और फर्म के द्वारा परिवार को अंतरण अदायगी, वैयक्तिक आईपीआई, वैयक्तिक कर अदायगी, गैर सरकारी अदायगी, वैयक्तिक प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, निजी आय, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, आधार वर्ष सकल घरेलू उत्पाद और स्फीतिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, बाह्य कारक तालिका 2.5 भारत के लिए स्थिर कीमतों 2011 से 12 पर जीएबी और जीडीपी 6 क्रम संख्या 1, 2, 3 मध्य आधुनिक कीमतों पर जीबीए, निवल उत्पाद कर जीडीपी 1+2 अंतिम अनुमान 2017 से 18 में 119.76, 10.35, 130.11, तालिका 2.6 जीडीपी का संगठन व्यय पक्ष 2011 से 12 की कीमतें क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। मध्य प्रथम अग्रमीय अनुमान 2017 से 18 में मूल्य निजी अंतिम उपयोग व्यय पीएफसीई 72.382, सरकारी अंतिम उपयोग व्यय जीएफसीई 14.544, सकल अस्थायी पूंजी निर्माण जीएफसीएफ 37.55, स्टॉक में परिवर्तन 3.01, मूल्यवान वस्तुएं 2.54, निवेश 3+4+5 43.20, वस्तु तथा सेवाओं का निर्यात 25.98, वस्तु तथा सेवाओं का आयात 28.26, निवल निर्यात 6+7 बराबर 2.28, विसंगतियां बराबर 2, जीडीपी 1, 2, 3, 4, 5, 6 -7+8 129.85। ये अंतिम अनुमानित सीएसओ द्वारा 31 मई 2018 को जारी किया गया।